All right. I hope you all are good. Let's start with one of the important. Okay. So next, what we have to learn is the applications of refraction of light. That means it is applied in two cases. One is mirage and one is the twinkling of stars. ये दोनों भी आपको आज सीखना है. Okay. So to explain that, yeah, how does the concept of refraction of light is applicable? Let's first understand the twinkling of stars. Twinkling of stars कैसे होता है देखो. ये मेरा स्टार यहाँ पर है, which is far away and it is self luminous. ये लाइट दे रहा है और इतना दूर है कि यहाँ पे डिफरेंट लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के. ओके, लेट्स से देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर और हम यहाँ कहीं पर खड़े हैं सरफेस पे, यहाँ पे, तो हमको क्या दिखता है? वी सी एक्चुअली दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बट स्टार्स ट्विंकल नहीं करते बच्चे. ऐसा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में नहीं चलता है. लोअर किंडरगार्टन में सिखाया है ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग ऑफ लिटिल स्टार्स. अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाए तो स्टार्स डू नॉट ट्विंकल. ये सिर्फ इनके रियल और अपेरेंट पोजीशंस चेंज होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये लोग ट्विंकल हो रहे हैं, चमक रहे हैं, बट वैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देखो, यही करते हैं. ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है और हमको ये पता है कि इसके ऊपर जो है वो सबसे रेयर है और नीचे आते आते ये डेंसर मीडियम हो जाता है. करेक्ट, डेंस हो जाता है. सो ये रे लेट्स से यहाँ से ऐसा ट्रेवल कर रहा है, तो ये रेयर है, तो उसके नीचे वाला मीडियम तो डेंसर होगा ही थोड़ा. देखो, दो को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, रेयर और डेंसर. आई ड्रॉ अ लेट्स से नॉर्मल हियर, तो क्या होगा? ये रे रेयर से डेंसर में आ रही है ना. देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा ऐसा. नाउ जब ये यहां से यहां जा रहा है अभी, तो क्या होगा? फिर से एक लेयर चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स अब ये बन जाएगा मेरे लिए रेयर और ये बन जाएगा मेरे लिए डेंसर. ये दो के केस में तो कैसे होगा? अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये रे स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल. अब देखो थर्ड केस में फिर से दो लेयर के बीच में कंपेयर करेंगे. हमने क्या सीखा है? कंपैरिजन बिटवीन द लेयर्स, दो मीडियम. तो ये बन गया तुम्हारा रेयर मीडियम अभी और ये बन गया डेंसर मीडियम. तो अब क्या होगा? जब मैं यहाँ पे ऐसा ये नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये रे फिर बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब देखो, अब ये दो लेयर के बीच में ये बन जाएगा रेयर मीडियम और ये बन जाएगा डेंसर मीडियम. फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से बेंड हो जाएगा. ऐसा बेंड होते होते फाइनली ये हमारे को यहाँ तक, हमारी आईज को ऐसा परसेप्शन देगा. दैट मीन्स एक्चुअली ये पोजीशन इसका ये है, लेकिन जब इसकी बेंडिंग ऑफ रेज हम दिखाएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमको ये पता चलेगा कि जब ये हम तक इसकी रेज पहुंचती है और जब ये रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, देख लो इसको एक्सटेंड करते चलते हम लोग ऐसा. व्हेन यू एक्सटेंड दिस बैकवर्ड लाइक दिस समवेयर, यू विल कम टू नो दैट ये इसकी पोजीशन है. तुमको लगेगा कि ये इसकी पोजीशन है, लेकिन ये इसकी पोजीशन नहीं है. पोजीशन तो ये है ना. तो ये रियल पोजीशन होता है इसका, ये रियल पोजीशन है और इसको बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन. सो होता है ऐसा है ना कि जैसे ही ये रेस डिफरेंट लेयर्स से यहां तक पहुंचती है, ये बेंड होती है नॉर्मल के तरफ टुवर्ड्स और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस भी हो जाते हैं. तो ये रे बेंड होते होते जब हम तक पहुंचती है और इसी को अगर पीछे एक्सटेंड कर दिया तो हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेंगे तो अपेरेंट पोजीशन मिलेगा. तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज नथिंग एल्स बट इट्स जस्ट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ रियल एंड अपेरेंट पोजीशन. चेंज होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल हो रहा है, लेकिन स्टार ट्विंकल नहीं होता है. फिजिक्स के हिसाब से तो नहीं होता है, बट इंग्लिश के हिसाब से पोइट्री में चलेगा. सो डिड यू गेट इट? हाउ डज इट वर्क? सो रेयर डेंसर डिफरेंट मीडियम्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इनका चेंज होते जाता है. बराबर है. रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस चेंज होता है, मतलब एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और एक का कम होगा. अब कैसे कम और ज्यादा होगा, ये आपको टेबल देखेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है और किसका कम है. ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, इसके हेल्प से भी हम आंसर ये लिख सकते हैं. लेट्स कम टू मिराज. मिराज भी यही कॉन्सेप्ट है, मिराज का भी यही कॉन्सेप्ट है. मिराज ऐसा बोलता है कि अगर ये रोड साइड है और यहाँ पर अगर कोई ट्री है ऐसा, ये पोर्शन में, और ये रोड है और रोड में अगर ये हीट ज्यादा है यहाँ पर, तो ये ट्री तुमको कुछ ऐसा दिखेगा. इसका इधर शेडो दिखता है, यहाँ ऐसा दिखेगा कि पानी है, तुमको थोड़ा पानी दिखेगा, मतलब दूर से. अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पानी है और ये पानी के अंदर इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट वैसा नहीं है.
ये भी कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स होते हैं एयर के, और ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर में से जब ये रेस ऐसा पार होती है ना तो ये बेंड होते जाती है। ऐसा बेंड होने की वजह से जब इसको यहाँ से देखोगे तो इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो एक्चुअली होती रियल इमेज ये इसका यहाँ पे वर्चुअल इमेज दिखता है हमको, वर्चुअल इमेज। ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क होता है, बिकॉज रे ट्रेवल्स फ्रॉम टू डिफरेंट मीडियम ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑलराइट बच्चे लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप आपका कमेंट भेजिए। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस है, इंप्रूवमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, लेट द नॉलेज स्प्रेड। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? देखो, डिस्पर्जन का पहले मीनिंग सीखना पड़ेगा। इसका मीनिंग होता है स्प्लिट, दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ। जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो यहां हम लोग कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को कंस्ट्रेंट करेंगे और वो बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाइट लाइट का मीनिंग क्या होता है। व्हाइट लाइट वो लाइट होती है जिसमें 7 कलर्स कंबाइन होते हैं। अब वो 7 कलर्स कैसे कंबाइन होते हैं, हम जैसे रेनबो में देखते हैं 7 कलर्स, दो 7 कलर्स आर कंबाइंड टुगेदर और वो 7 कलर को बनाकर तुमको व्हाइट लाइट दिखती है। हमने बहुत बार ये ऑब्जर्व भी किया है। आई मीन रेनबो दिख रहा है, या आपके पास एक स्केल है, स्केल ले लो और स्केल को ऐसा एयर के पास रखो, आपको कुछ 7 कलर्स या 3 कलर्स या 4 कलर्स तो इजीली दिख जाएंगे, बराबर है। कभी कभी हम कोई पेट्रोल अगर जमीन पे गिरा है तो पेट्रोल के अंदर भी हमको ऐसे 7 कलर्स दिख जाएंगे, होता कुछ नहीं है। ये भी एक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही आता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट का दूसरा नाम होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ये भी याद रखना है, देखो एक एक वर्ड बताता हूं तो याद रखने का। पॉलीक्रोमेटिक, पॉली मतलब मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। सो पॉलीक्रोमेटिक लाइट अगर आपने लिया है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब मैनी कलर्स, ठीक है। और एक दूसरी रे होती है जिसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रे, मतलब ये लाइट होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, तो सिंगल कलर, ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही कलर की है। जैसे कि अभी ये 7 कलर में से कोई भी एक ले लो, जैसे कि रेड ले लो, ठीक है, रेड ले लो या फिर वॉयलेट ले लो या ब्लू ले लो, तो वो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। लेकिन 7 कलर्स एक साथ लिया तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइट। तो हम ये सीखेंगे अभी कि ये व्हाइट लाइट डिस्पर्स कैसे होती है, स्प्लिट कैसे होती है। जादू थोड़ी ना है, कोई जादू है क्या इधर? ये फिजिक्स है, फिजिक्स। और इसी फिजिक्स को तो जादूगर लोग यूज करते हैं जादू दिखाने के लिए। अपने को जादू नहीं दिखाना है, ठीक है, हमको फिजिक्स करना है। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट के लिए आपको पहले चाहिए प्रिज्म। प्रिज्म मैं दिखाऊंगा आपको दिखता कैसे है, एक क्लास के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा पूरा ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं। लेकिन फॉर टाइम बिंग मैं इसका सिर्फ सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं कि ये प्रिज्म ऐसा होता है। ये प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का हम दिखाते हैं और यहां से एक रे इस पे इंसिडेंट होती है और ये रे के ऊपर लिखने का व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाइट लाइट लिख सकते हैं या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट भी लिख सकते हैं। अब देखो ये एयर हो गया सपोज, तो ये मेरा ग्लास हो गया। मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, डायग्राम के अंदर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अच्छा है, फायदा है, लिख लीजिए। और यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, बराबर है। अब होता है ऐसा है कि जब ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होता है, व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, तो होता ऐसा है कि ये स्प्लिट हो जाता है। ये सारी व्हाइट लाइट मतलब जो 7 कलर इसमें कॉम्पोज है, हर एक कलर अपनी अपनी स्पीड, अपनी अपनी वेलोसिटी से इस ग्लास के अंदर ट्रैवल करता है। जब ये अपनी ही स्पीड में ग्लास के अंदर ट्रैवल करता है तो इनका डेविएशन भी अलग होता है। दैट मीन्स हर एक रे अलग अलग एंगल पे डेविएट होता है। लेकिन इतना तो श्योर है कि ये इस रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये सारे के सारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए। ओके, सो
ये ऐसा स्ट्रेट नहीं जाएंगे लेकिन ये ऐसा बेंड हो जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट रे ऐसा बेंड होगा नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद मेरे बाकी के 7 कलर्स आएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट वाला कलर इधर ले लेता हूँ और इसके बीच में अभी बचे हुए मेरे 5 कलर आएंगे। तो ये मेरा रेड है। अभी अगर यहाँ पर भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देखो अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो अब रे कहाँ से ट्रेवल कर रही है, ग्लास से एयर। तो ये ऐसा मत ड्रॉ करना टूवर्ड्स, रॉन्ग हो जाएगा, इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसा जाएगा ये, बराबर है। अगर यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसा जाएगा, बराबर है। ओके, अब इन बिटवीन 5 कलर्स ड्रॉ करना है। डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स तो अपने पास नहीं है व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो मैं 7 कलर इधर ही ऐसे बनाता हूँ। देखो ये 2, 1 2 3 4 एंड 5, और ये पांचों भी फिर से बेंड हो गए। तो बेंड हो गए ना, तो ये एक अगर स्क्रीन है यहाँ पे मेरे पास, क्या है यहाँ पे स्क्रीन, तो ये स्क्रीन के ऊपर ये ऐसे 7 कलर्स मुझे दिखेंगे। देखो ये 1, ये 2, ये इधर ले लेता हूँ, ये 3 4 5 6 और ये 7। ओके, नाउ जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर होगा और यहाँ पे सबसे ऊपर रेड होगा। तो वॉयलेट और रेड कलर यहाँ पे लिस्ट में होते हैं। दैट मीन्स ये मेरा रेड कलर सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे हमारा होता है वॉयलेट कलर। ओके, सो ये हो जाता है हमारा वॉयलेट कलर और ये होता है रेड, और उसके बीच में 7 कलर आते हैं, इसीलिए उस 7 कलर्स को हम नेमिंग देते हैं विबग्योर। क्या नाम देते हैं, विबग्योर। वॉयलेट तो ये हो जाएगा इंडिगो, देखो ब्लू, ये ब्लू कलर हो जाएगा, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये हो गया रेड। ऐसा करके ये पूरे 7 कलर दिखते हैं वॉयलेट से तो रेड तक, इसीलिए उसको बोलते हैं विबग्योर। और हमारा रेनबो में भी यही कलर होते हैं। तो जब रेनबो आप ध्यान से देखो ना नेक्स्ट टाइम, तो एक चीज तो पहले ये सोचो कि ये रेनबो के अंदर, रेनबो ऐसा दिखता है ना आपको कर्व टाइप, बराबर है। तो नीचे का जो कलर होगा ये वॉयलेट होना चाहिए और ऊपर वाला जो कलर है ये रेड, यही रेनबो होता है। और बीच में 7 कलर देखने मिलते हैं। अब मैंने तो डायग्राम में ऐसा दिखाया है, लेकिन टेक्स्ट बुक के डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये 7 कलर एक साथ मिक्स है, ये इसको ज्वाइन है, ये इसको ज्वाइन है। आप ये डायग्राम भी एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो और इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। सो अगर एग्जाम में आता है डिफाइन या स्टेट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, और इनटू 7 कलर्स, ओके, व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। इसका मतलब होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये देख लो, इसी के अंदर तुम लोग जब देखोगे ना, तो लेट्स से ये मेरा एक स्ट्रेट रे जा रहा है, बराबर है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसा ही गया होता स्ट्रेट, बराबर है। और इसको अगर मैं पीछे बैकवर्ड ऐसा ड्रॉ करूं, तो ये बताता है इसका कि ये अपना पाथ कितना चेंज करे। मतलब इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब ये है कि ये रे कितने एंगल पे डेविएट हुआ है, ये डेविएशन, ठीक है। तो ये रेड का डेविएशन है। अब अगर ये वॉयलेट का देखोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करके ऐसा, तो ये मैं यहां थोड़ा आगे ड्रॉ करता हूं, देखो ये वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट का ये है और ये एंगल पे डेविएट हो गया रेड कलर। सो एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, वॉयलेट का ज्यादा है। एंगल ऑफ डेविएशन किसका कम है, रेड का कम है, बराबर है। तो इसीलिए जब हम ये देखते हैं तो हमको ये भी पता चलता है कि स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, इन 7 विजिबल कलर्स में। ये सब हमारे विजिबल रीजन होता है कलर में। रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले बाहर निकलती है, समझ में आ गया। और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, इसलिए ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहां से यहां तक ग्लास के अंदर। देखो सबसे ज्यादा ये है, ये कम है। तो ये सबसे ज्यादा होने की वजह से इसको टाइम भी लगता है बाहर आने के लिए। स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट। और डेविएशन किसका कम है, रेड का। डेविएशन किसका ज्यादा है, वायलेट का। सॉरी, समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ
लाइट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर। ये एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं इसमें से, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो बहुत फायदा है। देखो हम ये एक और चीज सीखे हैं, ये पोर्शन यूज कर लेता हूँ बच्चे लोग। हमको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ये f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या होता है ये? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, जिसका दूसरा मीनिंग है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। तो ये लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, f इज फ्रीक्वेंसी एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द लाइट। सो हमारा एक जनरल फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सोर्स होता है हमारा, कि ये लाइट कहां से आ रही है। ये लाइट तो व्हाइट लाइट है, ये हमारा सोर्स है, और यही सोर्स से ये सब बन रहा है। तो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी तो हमारी कांस्टेंट हो गई ना इन सब के लिए, क्योंकि सोर्स नहीं चेंज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, अब देख लो वेलोसिटी ऑफ द रेड लाइट बराबर है, अभी बताया था ज्यादा है। देखो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ द रेड लाइट इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ द वायलेट लाइट। तो वेलोसिटी अगर इसकी ज्यादा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट विल बी मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट। बराबर है क्या नहीं? देखो ना, यही कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यों आ गया? बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मेरा ये रिलेशन तो ट्रू हो गया। अब ये रिलेशन ट्रू हो गया तो हमको पता है कि ये विजिबल लाइट जो होती है, इस सब का एक वेवलेंथ है। जैसे आपके क्लास के अंदर अगर 60 स्टूडेंट, सबको रोल नंबर दिया गया है एक एक, उसी तरीके से इन सबको एक एक वेवलेंथ दी गई है। वेव की लेंथ, वेव की लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। देखो वेव का लेंथ जो होता है, अब इनका रेंज जो होता है ना, ये है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट टू 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखो या नैनोमीटर लिखो, इसको कन्वर्ट करने का कैसे है ये भी देख लो। 4000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर 10 रेस टू माइनस 10 मीटर होता है। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। देखो ये 3 जीरो गए, यहां से 3 गया, तो ऐसा आएगा। इसको नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 400 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 टू पावर माइनस 7, अगर लिखोगे तो ऐसा आएगा 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए ये तो 4000 और 8000 में, तो किसकी आउट ऑफ 4000 और 8000 इनका रेंज ही वही है। अब 4000 और 8000 अगर वेवलेंथ हम मैच करके देखते हैं तो वॉयलेट का कम होगा। ये देखो वॉयलेट का वेवलेंथ कम होगा, रेड का ज्यादा होगा। तो 8000 ज्यादा है तो रेड का वेवलेंथ होता है 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और वॉयलेट का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इनकी वेवलेंथ ऐसी होती है, और बाकी के जितने भी है ये सब बीच में दूसरे आते हैं, जैसे 5000 हो गया या 6000 हो गया। ये सब रेंज ये 8000 और 4000 के बीच में। वॉयलेट 4000 एंगस्ट्रॉम होगा और रेड होगा 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये एक टाइप का यूनिट यूज करते थे पहले। आजकल चलता है नैनोमीटर या मीटर, बहुत सारी जगहों पे एंगस्ट्रॉम यूनिट भी यूज होता है। सो अब बताओ रेड की और वॉयलेट में वेवलेंथ किसका ज्यादा है? वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ वायलेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। नहीं एंजॉय कर रहे हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नो वन विल फोर्स यू, ओके।